फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे, तो बस सब स्टूडेंट क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं। जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर करते रहेंगे, और यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास को फटाफट लाइक भी कर देंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस सब स्टूडेंट उसका आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दंत मंजन कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं, क्षारीय है, अम्लीय है, लवण युक्त है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका क्षारीय, विकल्प नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कितने? 40 टॉप क्वेश्चन को देखेंगे साइंस के, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला होगा। यह जो था आपका वो चौथा सेट चल रहा है साइंस का। इससे पहले 3 सेट हम करा चुके हैं लगातार, है ना, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा अगर जो नहीं देखे होंगे तो। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर। जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो मेरे साथ आंसर बताते चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प यहाँ भी है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 7। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में कहता है, उसको देखते हैं। बोला गया यहाँ पे, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य में जल संग्रह व्यवस्था है? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका तमिलनाडु, तीसरा आपका है केरल, चौथा आपका है कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, केरल। तो फटाफट आप लोग भी आंसर बताते चलेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम लेना नहीं है। 40 क्वेश्चन देखने हैं काफ़ी कम समय में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 4। बोला गया, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक परिकीर्णन होता है? किस रंग का परिकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं 4। लाल है, नीला है, पीला है और बैगनी है। तो ये बैगनी नहीं, नारंगी है। तो यहाँ पे 4 रंग है। इस 4 रंग में जो सबसे अधिक जो परिकीर्णन होगा, यानी कि सबसे अधिक जो फैलाव होगा वो होगा आपका नीला का। किसका? नीला का। चूंकि हमने पढ़ा बैजानी हो पीनाला, बैगनी जामुनी नीला, है ना, हरा पीला, ऐसे तो पहले का आता है उसके नंबर में। तो नीला यहाँ पे मौजूद है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 5। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बता देनी है। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। पहला विकल्प है वोल्ट, दूसरा आपका ओम, तीसरा आपका है एम्पियर, चौथा आपका कुलाम। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कुलाम। विकल्प नंबर डी, कुलाम कहिए या इसको कुलम्ब कहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 6 नंबर प्रश्न। ये भी आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रश्न में कहा गया यहाँ पे, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य, नॉर्मली? 4 विकल्प यहाँ मौजूद है। 120/80 है, 180/100 है, 80/120 है और 240/130 है। इसका जो सही उत्तर होगा, हर एक स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? 120/80, 120/80, यानी कि आपका यहाँ पे सामान्य रक्तदाब होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 7 नंबर प्रश्न में कहता है, उसको देख लीजिए। ऊपर में क्वेश्चन आपका है, नीचे में थोड़ा ऑप्शन आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की, आपका सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा। कहा गया यहाँ पे, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बता दे दी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका इंसुलिन, आपको पता होगा इंसुलिन मानव में निकलती है। दूसरा आपका थायरॉक्सिन, ये भी मानव में होता है। चौथा बोला, तीसरा आपका एस्ट्रोजन, ये भी मानव में होता है। और चौथा विकल्प जो आपको दिया हुआ है साइटोकाइनिन, यही आपका हो जाएगा पादप हार्मोन, यानी कि पौधों में निकलने वाला हार्मोन। इसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 8 नंबर प्रश्न, यानी कि 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, तो यहाँ पे सामने आपके क्लियर बोलेगा चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। चालक की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करती है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ये भी इस पर भी इस पर भी आपका निर्भर करती है। चालक के तापमान पर बिल्कुल इस पर भी करती है। चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर किस पे निर्भर जो नहीं करती है वो है आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 9 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देखते हैं। बोला गया धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र का, यानी कि धोबन सोडा का सोडियम कार्बोनेट है ना, धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे केमिकल फार्मूला बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ ये मौजूद है। NaHCO3 है, Na2CO3 इंटू 10H2 है, CaOH का होल ट्वाइस है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2 है। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। बस सब स्टूडेंट लगातार क्लास में बने रहेंगे और आंसर बताते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है समय से लिया जाएगा, तो बस आप लोग जहां हैं वहीं आप आराम से तैयारी करें, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में, रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है। 4 यहाँ पे विकल्प है। पहला आपका लसिका, दूसरा आपका प्लाज्मा, तीसरा आपका प्लेटलेट, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, प्लेटलेट्स का होगा आपका प्लेटलेट्स। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास में जो देरी से आएंगे, क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे। सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 40 प्रश्नों को देखेंगे, तो आखिर तक भी बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे और फिर बाद में हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 नंबर कहा गया निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है ये बता देनी है। पहला ऑप्शन आपका गोनेरिया, ये आपका जीवाणु जनित रोग होती है। दूसरा आपका सिफिलिस, तीसरा आपका मस्सा, चौथा बोला गया इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है वो आपको हो जाएगा मस्सा। मस्सा जो कि देखिएगा कहीं पे निकल जाती है ना, खासतौर से मुंह पे निकल जाता है मासा, है ना, जिसको मासा बोलते हैं। ये आपका जीवाणु जनित रोग नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 12 नंबर प्रश्न में कहता है, 12 नंबर प्रश्न में कहता है, उसको देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये रहा आपका, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पहला आपका पैदल चलना, बिल्कुल ये पर्यावरण को संतुलन करता है। दूसरा आपका साइकिल चलाना, इससे ये पर्यावरण का होगा संतुलित होगा। तीसरा विकल्प है मोटरसाइकिल चलाना, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। कौन? मोटरसाइकिल चलाना आपके पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल से आपका पोल्यूशन निकलता है, प्रदूषण निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर सवाल में कहता है आपका निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सोडियम, Na, है ना, Na इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 14 नंबर। चलिए ये रहा आपका ऊपर नंबर दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पे 14 नंबर में निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है ये बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी वास्तविक होती है, काल्पनिक बनती है, यानी कि धनात्मक बन जाती है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, ज़्यादा अधिकतर बार ऋणात्मक और एक बार बनता है आपका धनात्मक। तो आंसर किसको करेंगे, उत्तल दर्पण को करेंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका, यहाँ प्रश्न नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में कहता है आपका निम्न में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव की अवस्था में होता है
तो यहाँ जो विकल्प दोनों दिए गए Zn है, Ca है, Hg है और C है, कार्बन है ना, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका Hg यानी कि मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, 16 नंबर प्रश्न भी आपका वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। चलिए 16 नंबर प्रश्न में कहता है आपका कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। बात आपका वही है, यहाँ भी आंसर का होने वाला पारा होने वाला है, यानी कि मरकरी होने वाला है। वहाँ संकेत में ऑप्शन था, यहाँ शब्दों में आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में कहता है आपका निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, कौन साफ सुथरा ऊर्जा स्रोत है, ये बतानी है। कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस। तो जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन देख सके, यानी कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, 40 क्वेश्चन कम समय में कर सके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 18 नंबर। कहा गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया पर्णहरित, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका सूर्य का प्रकाश, ये भी सही बात है। तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जरूरी है। तो विकल्प नंबर डी में जो तो है सब तो दिखेगा ही, तो यहाँ विकल्प नंबर डी आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 19 नंबर प्रश्न में कहता है आपका निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध आपका सत्य है। तो यहाँ पे ये जो आपको संबंध दिखेगा ये ओम के नियम का संबंध है। किसके नियम का? ओम के नियम का संबंध है। इसमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? भी समानुपाती आई। क्या होता है? भी समानुपाती आई। और यहाँ पे जब हम कांस्टेंट डालते हैं तो हो जाएगा आर आई। क्या हो जाएगा? आर आई या आई आर। देखिए तो यह कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। विकल्प नंबर किसमें? विकल्प नंबर आपको दिख रहा है किसमें दिख रहा है? सी में दिख रहा है ना। विकल्प नंबर सी में भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, यही संबंध आपका सही है। ठीक है, चलिए भी बराबर आई आर यानी कि विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न? 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। कौन एक लिंगी, जिसमें एक लिंग होता है यानी कि सिर्फ मेल पार्ट हो या सिर्फ फीमेल पार्ट हो, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है? 4 विकल्प यहाँ गुलहर का पुष्प बोला गया, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प और गुलाब का पुष्प। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका पपीता का पुष्प। यानी कि देखिएगा पपीते के पेड़ को तो मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ये आपका कह सकते हैं फलहर है, ये आपका फुलहर है ना। तो अलग अलग होता है, जबकि आपका जो भी 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों विकल्प में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट उसी पौधा में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में जो आपका कहा गया उसको देखते हैं। बोला गया निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। कौन उभयलिंगी जंतु है? जल्दी से बता देना इसका आंसर। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। और जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे, पहली बार क्लास देख रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी क्लास है क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे आंसर जो होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ गया। इसका सही आंसर होगा केचुआ। क्या होगा आपका? केचुआ, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, यानी कि उभयलिंगी जंतु होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 22 में कहता है, उसको देखते हैं। 22 में कहा गया पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका जिबरेलिन है, दूसरा आपका एनएड्रिलिन है, तीसरा आपका इंसुलिन है, चौथा आपका थायरॉक्सिन है। सही जवाब का होगा आपका जिबरेलिन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं पादप हार्मोन का होता है आपका जिबरेलिन होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 23 में भी 4 विकल्प हैं दिए गए। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। कहा गया कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और आपका ब्यूटेन है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका मीथेन। क्या होगा? विकल्प नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा, जिसका नाम क्या है आपका? मीथेन। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 24 में नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर, जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं।
तो सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। CaO है, CaOH का होल ट्वाइस है, CaCO3 है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, CaCO3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका, चलिए प्रश्न नंबर है आपका, यहाँ से कर लेते हैं 25 में कहा गया, बहुत ही आसान सा प्रश्न कहा गया कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। पहला विकल्प आपका काला, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा वाला इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग हमेशा कैसा दिखता है, काला दिखता है, याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखता है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा यहाँ पे 26। चूंकि यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण टॉप साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका चौथा सेट चल रहा है। इससे पहले भी हम आपको 3 सेट करा चुके हैं, साइंस के, सोशल साइंस के भी करा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। कहा गया मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? 4 विकल्प यहाँ मौजूद है। परम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से और मेडुला से। तो सही उत्तर जो होगा इसका हो जाएगा आपका कहाँ से, परम मस्तिष्क से। कहाँ से निकलता है मेरु रज्जु? वो निकलता है आपका परम मस्तिष्क से। चलिए इतना क्लियर है। चलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27। तो 27 में कहता है, उसको देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? तो 27 आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। 27 का कहा गया यहाँ पे अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे अति भारण, और एक होता है आपका लघु पतन। लघु पतन को अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। उस समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। लेकिन अति भारण का अर्थ होता है ओवरलोडिंग। ध्यान दीजिएगा, जब ओवरलोडिंग होगी परिपथ में तो वोल्टेज क्या होता है, कमता या बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। आंसर कौन होगा आपका? विकल्प नंबर फर्स्ट, अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जैसे ही होगी तो आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका कम जाएगा। जैसे आप फ्रिज चला लेते हैं, उसी समय आप आयरन को ओपन कर लें, उसी समय आप हीटर को ओपन कर लें। बहुत जो भी अधिक वोल्टेज वाले उपकरण होंगे सब एक बार ओपन कीजिएगा, क्या होगा, वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको कहेंगे बहुत कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा 28। 28 में कहा गया आपका प्रश्न में, चलिए प्रश्न नंबर 28 भी आपके सामने है क्लियर। बोला गया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? किस पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका मक्का, दूसरा आपका मटर, तीसरा आपका गेहूं, चौथा बोला गया धान। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर सेकेंड, मटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मटर तो सब लोग देखे ही होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो 29। 29 नंबर में कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत जो है किस विकिरण को पृथ्वी के में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है? कौन से किरण से? 4 यहाँ पे दिया गया। पहला आपका अवरक्त किरण, दूसरा आपका तापीय विकिरण, तीसरा आपका परावैंगनी विकिरण, चौथा बोला गया इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका परावैंगनी किरणें। क्या? परावैंगनी किरणें। और पता होगा आपको कि परावैंगनी किरणें से त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। क्या? त्वचा कैंसर। तो ये जो आपका ओजोन परत है वो परावैंगनी किरणों को आने से रोक देती है, ठीक है। इसीलिए ओजोन परत की भी रक्षा हमें करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 30 नंबर। कहा गया ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 4 विकल्प यहाँ मौजूद है। एक आबंध है, यानी कि सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वि आबंध यानी कि डबल बाउंड। क्या होगा आपका राइट आंसर? डबल बाउंड होगा इसका सही उत्तर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा 31। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आएंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जिन स्टूडेंटों को सेट चाहिए हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, यहाँ से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी क्लास के बाद। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 31। कहा गया हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एग्जामों में आने वाला प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिना ऑप्शन बोले हुए, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी, यानी कि 7 से 7.8 तक। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 32 नंबर प्रश्न में कहता है आपका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ होता है? पहला विकल्प है आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, दूसरा आपका अभिनेत्र लेंस पर, तीसरा आपका नेतृत्व में, चौथा बोला गया दृष्ट पटल पर। क्या बोला गया चौथा में? दृष्ट पटल पे। 4 विकल्प मौजूद हैं, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला वो होगा आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर आपका प्रकाश जो है वो उसका अपवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 33 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। 33 में जो कहता है उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए इतना बड़ा कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से दिखेगा, ऊपर भी और नीचे भी। 33 में कहता है आपका विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है ये बतानी है। विकल्प यहाँ भी 4 है। पहला बोला गया विद्युत मोटर में, तीसरा आपका है विद्युत जनरेटर में, तीसरा आपका एमीटर, चौथा बोला गया गैल्वेनोमीटर। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है उपकरण का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 34 नंबर प्रश्न में कहता है उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर दिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कहा गया 34 में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बता देनी है कौन सा आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पहला विकल्प है जैव मात्रा, जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं, दूसरा आपका नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तीसरा आपका भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका जैव मात्रा। जैव मात्रा यानी कि बायोमास यानी कि बायोगैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो 35 नंबर प्रश्न में कहता है आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? देखिएगा पिछले क्लास में हम आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, क्या बताए थे? ऑक्सीजन का ह्रास। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का योग। तो बस ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका अपचयन है, दूसरा आपका उपचयन है, तीसरा आपका संरक्षण है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको कहते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जब ह्रास अगर यहाँ पर दिखे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा 36 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कहा गया निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा को कौन दर्शाता है? तो देखिएगा बौना मिस होता है छोटा, बौना मिस छोटा, कैपिटल स्मॉल है ना, स्मॉल होता है। तो देखिए तो स्मॉल में कौन दिख रहा है? तो विकल्प नंबर 3 सी दिख रहा है, टी, यही आपका बौना पौधा को दिखलाएगा। ये आपका लंबे पौधे को दिखलाएगा। और एक कैपिटल एक स्मॉल टी जो है ये दिखलाता है कि एक बड़ा भी है और एक छोटा भी है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न में कहता है आपका उसको देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन आपके सामने है क्लियर। कहा गया निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? जल्दी से बता देंगे इसका आंसर सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। पहला विकल्प आपका हवा है, दूसरे विकल्प में दिया गया जल, तीसरा दिया हुआ शीशा, और चौथा विकल्प है आपका हीरा। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हवा में। किसमें? हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर यहाँ पे निर्वात दिख जाता तो निर्वात भी आंसर कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा 38 यानी कि 38 नंबर प्रश्न कहता है आपका किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक? किसका? आवर्धन का ऐसा मात्रक बता देनी है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का ऐसा मात्रक। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा आपका सेंटीमीटर, तीसरा आपका मिलीमीटर, चौथा बोला गया मात्रक विहीन यानी कि बिना मात्रक का। तो आपको पता होनी चाहिए कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता चूंकि आवर्धन अनुपात से निकाली जाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। ऊंचाई जिसमें हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में, वो क्रॉस जाता है, कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विकल्प नंबर डी।
चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में क्या कहता है यहाँ पे, 29 नंबर प्रश्न भी आपके यहाँ सामने बोला गया। 29 नंबर प्रश्न में सोलर कुकर में प्रयोग होता, सोलर कुकर में क्या प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, ये पूछ रहा है हमसे। पहला बोला गया अवतल दर्पण पहला बोला गया आपका अवतल दर्पण, दूसरा बोला गया आपका उत्तल दर्पण, तीसरा बोला गया समतल दर्पण। तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण, विकल्प नंबर फर्स्ट। विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न कहता है आपका जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल बता देनी है। पहला बोला गया फसल क्षेत्र, दूसरा बोला गया नदी तट, तीसरा बोला गया समुद्र तट, चौथा बोला गया वन। तो जैव विविधता यानी कि जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है, इसका जो मुख्य जो आपका विशिष्ट स्थल जो होगा वो होगा आपका वन। वन है तो हम है, पढ़े होंगे आप, वन है तो हम हैं। तो जैव विविधता का सबसे विशिष्ट स्थल जो होगा वो होगा वन, बिना वन के हम नहीं हो सकते। राइट आंसर विकल्प नंबर डी। तो ये थे आज के क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न। इससे पहले भी साइंस के 3 सेट हम 40 क्वेश्चन के करा चुके हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। और उससे पहले तो बहुत सारा क्लास हम यहाँ पे करा चुके हैं। लगभग आप देखिएगा तो टोटल क्लास की संख्या 220 के आसपास हो गई होगी। तो जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक क्लास को जरूर देख लेंगे। और जो नहीं देखे होंगे पहले भी, वो मिस कर गए होंगे तो जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंटों को ये सेट चाहिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, इसका PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आप बिल्कुल आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो उसमें आंसर भी दिया जाएगा। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे फटाफट लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट। तो आज के क्लास के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।